हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से 4 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपको डाउट रहे या जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आज से रेगुलर शाम को 6 बजे केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस चलने वाली हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको 70 में 70 नंबर लाने में हम आपकी पूरी सहायता कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आज का डेमो देख लीजिए, अगर पसंद आए तो आगे कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता क्या होती है इसको आपको समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके उत्तर में हम लिखते हैं, किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। क्या कहा गया कि किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको उदाहरण देना है, तो यहाँ पर आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। जैसे मोलरता को हम m से लिखते हैं। ठीक है, तो मोलरता m बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और पूरे के बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया था कि किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, अगर आपको ग्राम अणु निकालना है तो ग्राम अणु बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर आप विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि निकालना आपको यही पड़ता है। क्लियर हुआ? तो ग्राम अणुओं की संख्या अगर कहा गया है तो ये दोनों विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार ये ग्राम अणुओं की संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये मोलरता का सूत्र होता है और इसको m से लिखते हैं और ये इसकी परिभाषा होती है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया, किसी की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मोल अंश कहे या फिर कहेगा मोल प्रभाज, समझ लीजिए, आगे काम आएगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो कहता है कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं या फिर कहेगा मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, तो दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो मोल अंश कहे या मोल प्रभाज आपको यही लिखना है। इसमें हम उत्तर लिखते हैं कि विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, क्या कहा, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब समझिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है, इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। देखिए, कह रहा था कि मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर आ गया, अगर आपको विलेय के घटक के मोलों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना होता है। ठीक है, मान लिया हम यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या, घटक ये वाला होता है विलेय। ठीक है, या फिर विलायक। तो यहाँ पर अगर हम विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या रखेंगे और नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या दोनों यहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है,
तो जब आगे भी हम अगली वीडियोस जब बनाएंगे तब उसमें पूरा एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है सब कुछ बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी आप ये सूत्र याद कीजिए, उसके बाद में हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें रखना है, फिर कैसे न्यूमेरिकल हल करने हैं, ठीक है। सब बताएंगे, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और जितना मैं बताऊंगा उसको याद जरूर करना है, ठीक है। तो मोल प्रभाव समझ चुके हैं, घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होती है, ठीक है। ये मोल प्रभाव कहें या फिर मोल अंश कहें, एक ही बात है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परासरण दाब क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है परासरण दाब क्या है, और परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए, तो हमने व्यंजक यहाँ पर लिख दिया है सूत्र, ठीक है। अगर कहेगा व्यंजक का युग्मन कीजिए फिर या फिर निगमन कीजिए, इस प्रकार से अगर आपसे कहेगा तो ये कहाँ से आया, इसका पूरा प्रूफ आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 2 नंबर में पूछा गया है कि इसका व्यंजक लिखिए, तो हम इस प्रकार लिखेंगे, परासरण दाब क्या है, पहले इसकी परिभाषा, परासरण दाब क्या है, ठीक है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। क्या कहा गया कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अगर पूछेगा परासरण दाब क्या है, सिंपल बता दीजिएगा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाते हैं उसे ही परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं परासरण दाब के लिए व्यंजक। व्यंजक होता है PV बराबर NRT, ठीक है। तो PV बराबर NRT को हम P बराबर N/VRT भी लिखते हैं। तो ये दोनों सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसका निगमन भी हम करवाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये पूरी वीडियो अंत तक देखनी है, ठीक है। तो PV बराबर NRT या फिर P बराबर N/VRT दोनों एक ही सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं हाँकते हैं, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। समपरासरी विलयन, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान, परासरी मतलब परासरण दाब, विलयन मतलब विलयनों का। क्या समझ में आया? समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे, जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है, सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो समपरासरी विलयन अगर आपसे पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे, जिन विलयनों के लिए परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, परासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं। अभी आपको हम 2 नंबर वाली झलक पेश कर रहे हैं, इसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, न्यूमेरिकल बहुत सारा होता है, सब कुछ कवर कराएंगे। बस आपको रोज शाम को 6 बजे जुड़ना है, लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, परासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी समझ लीजिए। परासरणी गुणांक क्या होता है, इसमें लिखेंगे कि परासरणी गुणांक से तात्पर्य आदर्श व्यवहार से विलयन की मात्रा है। क्या तात्पर्य निकला, मतलब परासरणी गुणांक अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है, परासरणी गुणांक से तात्पर्य आदर्श व्यवहार से विलयन की मात्रा है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद कहता है कि परासरणी गुणांक मोललता पर निर्भर करता है। यहाँ से बहुविकल्पी बनेगा कि परासरणी गुणांक किस चीज पर निर्भर करता है, तो आपको बताना है मोललता पर निर्भर करता है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। चालकत्व क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम लिखते हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएंगे, बस आपको वीडियो को
लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो चालकत्व को परिभाषित कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना है किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है, ठीक है। क्या कहा गया कि विद्युत अपघटनी जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे कल शाम 6 बजे, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो भी डाउट रह गया है या फिर आपको वीडियो कैसी नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।